हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नई जर्नी। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जर्नी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, क्या क्या हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। तो इसका जो पहला चैप्टर है या पहला टॉपिक कह लीजिए, वो क्या है? करणी करणी घात राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। तो करणी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे। थोड़ा सा हम इधर बताएं तो ये क्या होता है? करणी का चिन्ह होता है। सभी को पता है करणी का चिन्ह होता है। करणी कई प्रकार की होती है। यहाँ 2 घात हो सकता है, 3 घात हो सकता है, 4 घात, 5 घात, 6 घात, ऐसे करके इसे वर्गमूल, इसे घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल, षष्ठमूल, इस प्रकार से हम लोग कई सारी करणी के प्रकार हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग करणी क्या है और इसका चिन्ह क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। तो चलिए अब आफ्टर दैट एक नया चैप्टर क्या है? वर्गमूल घनमूल की अवधारणा। तो सभी लोग जानते हैं कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। इसके बारे में हमने अगर हम थोड़ी सी बात करें तो क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। इस प्रकार से क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। हर संख्या का एक क्या होता है? अपना वर्ग होता है। वर्ग का मतलब क्या है? उसी संख्या को उतने बार गुणा कर दीजिए आप, वही आपका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद अगला चैप्टर क्या है? किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। अब आपने जैसे हमने कहा कि चलिए वर्गमूल बताइए, इसका वर्गमूल बताइए, तो आप क्या बता देते थे? 2 बता देते थे। सभी लोग जानते हैं इसका वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। अगर भैया हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं तो 9 लिखने पर यहाँ पर आप बता देते थे 3 होता है। अगर यहाँ पर हम 16 लिख देते हैं तो आप बता देते हैं कि 4 होता है। इसी प्रकार क्या बताया गया? दशमलव संख्याओं का। जैसे हमने कहा कि 25.5, क्या लिखा हुआ है? 25.5। इसका मतलब 25 तो पूरा पूरा है। 25 क्या है? एक पूरा पूरा है। लेकिन 0.5 का भी क्या होगा? एक वर्गमूल होगा। तो इसका मतलब ये 5 दशमलव कुछ आने वाला है। क्या आने वाला है? 5 दशमलव कुछ होगा इसका वर्गमूल। आई बात समझे? जैसे हमने कह दिया √37, तो √37 का वर्गमूल क्या होगा? अब जानते 36 का 6 होता है। कितना होता है? 36 का 6 होता है। एक ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? 6 दशमलव कुछ, 6 दशमलव कुछ आएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग करेंगे वर्गमूल में, घनमूल में। आई बात समझ? चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। कहा गया कि पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। अरे जैसे वर्गमूल होता था वैसे घनमूल। वर्गमूल क्या होता था? जिसकी करणी की घात कितनी होती है? 2 होती है। जिस करणी की घात 2 होती है उसे वर्गमूल, और जिस करणी की घात 3 होती है उसे क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते हैं। जैसे यहां पर ये लिख दिया मैंने, ये क्या बताना है? इसका वर्गमूल बताना है। और मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 8 लिख दिया, जिसका मतलब इसको क्या बताना है? घनमूल बताना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करणी की घात 3 है और यहाँ पर करणी की घात 2 है। करणी की घात 2 होती है तो उसे वर्गमूल, और करणी की घात 3 होती है तो उसे घनमूल कहते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। ये हो गया आपके पास। अब बात करते हैं इसकी। किसी सिक्के के उछालने पर चित या पट, चित क्या होता है? चित या पट आने की संभावना। चलिए इसको थोड़ा सा हम इरेज के दे रहे हैं, ठीक है? ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या बात कर रहे थे हम लोग। अब देखिए, अब सिक्के में हम लोग चित और पट का मतलब क्या? हेड और टेल जानते कि नहीं जानते सब लोग? अगर कोई एक सिक्का है,
एक सिक्का है तो सिक्के में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। अगर हमने कहा एक सिक्के को उछाला, इस समय मेरे पास सिक्का है भी नहीं, आपको उछाल कर भी बताते हैं। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला तो सिक्का उछालने पर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसका मतलब संभावना, मतलब घटना, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। कहीं ना कहीं इस पर जो क्वेश्चन बनेगा वो किससे होगा, प्रायिकता से संबंधित, प्रोबेबिलिटी से संबंधित होगा। क्या किसकी बात कर रहा है, ये प्रायिकता की बात कर रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ये बात कह रहा है मुझे, इसको जानने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। किसी पासे के उछालने पर उसकी फलकों के आने की संभावना। चलिए अब पासा क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। पासा एक क्या होता है, एक घन होता है। क्या होता है, एक घन होता है जिसमें क्या होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यही तो होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे, एक है तो एक बिंदी, 2 है तो 2 बिंदियां रखी होती हैं, 3 है तो 3 बिंदियां, 4 है तो ऐसे 6 नंबर तक होते हैं। पासे में क्या होते हैं, 6 नंबर तक होते हैं। तो जैसे हमने कोई पासा उछाला तो पासे में क्या आएगा, पासे को उछालने पर, किसी पासे को उछालने पर उसकी फलक के आने की संभावना, क्या संभावना हो सकती है कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा। कभी भी पासे में 7 नहीं आता है, ये तो सभी को पता होगा कि पासा जो होता है उसमें कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। चलिए तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं 2 या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने का प्रयोग। इसका मतलब 2 सिक्के उछालेंगे आप। जैसे मान लीजिए एक सिक्का ये है आपके पास। अच्छा यहां तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ जैसे समझिए, ये मान लीजिए हेड है तो इसके पीछे क्या होगा, टेल होगा। एक सिक्का ये है, ये भी हेड है। आई बात सुनने, आपने क्या किया, इन सिक्कों को उछाला, इन सिक्कों को आपने उछाला, तो उछालने पर क्या आ सकता है, देखिए अब जब उछालेंगे तो हो सकता है इसमें हेड आए, इसमें भी हेड आए, हेड हेड भी आ सकता है, हो सकता है इसमें हेड आए इसमें टेल आए, तो क्या हो सकता है, हेड टेल हो सकता है कि इसमें टेल आए इसमें हेड आए, क्या हो सकता है, इसमें टेल और हेड हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए, क्या आ जाए, टेल और टेल आ जाए। तो ऐसी ही संभावनाएं हो सकती हैं। अगर आप 2 सिक्के को उछालेंगे तो कितनी घटनाएं हो सकती हैं, 1 2 3 और 4। मतलब हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है, यही घटनाएं हो सकती हैं। इसी प्रकार से अगर आप 3 सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है हेड 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 आए, टेल 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है। मतलब ऐसी कई सारी घटनाएं हो सकती हैं। आई बात समझ। चलिए हाँ, कितनी घटनाएं हो सकती है इसके लिए देखिए समझिए। अगर 2 सिक्का है तो 2 की पावर क्या, 2, अर्थात 2 की पावर n, 2 की पावर n, n का मान कितना था, 2 सिक्के थे तो 4 घटनाएं होंगी, ये 4 आपके सामने लिखी हुई है। अगर हमारे पास 3 सिक्के हो जाएं, कितने सिक्के हो जाएं, 3 सिक्के हो जाएं, तब कितनी घटनाएं होंगी, तब बात समझिए, तब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब कितना, 8 घटनाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम आपसे बात करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं, कैसे और किस प्रकार से घटनाएं हो सकती हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ, 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, ये 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। तो जब पासों को फेंका जाएगा तो कितनी घटनाएं हो सकती हैं, देखिए हो सकता है 1 1 आ जाए, अगर 2 पासे हैं तो 1 1 आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है और 1 4 भी आ सकता है। आ रही बात समझ। जैसे समझिए, मान लीजिए एक पासा ये हमने बना दिया, ठीक है। अब पासे में पता होगा आपको क्या होगा, 6 अंक होंगे। एक पासा मैंने ये बना दिया, अब इसको क्या होगा, हो सकता है पहले पर 1 आए, दूसरे पर 1 आ जाए, दोनों पर सेम हो, फिर 1 1 1 2 हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1
6 आ सकता है। देखिए इसमें एक ही आ रहा है, इसमें एक भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 कितनी घटनाएं हो सकती है। अब हो सकता है इसमें 2 आ जाए और इसमें 1 आ जाए, तो 2 1 हो सकता है, इसमें 2 आए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 भी आ सकता है। आई बात समझ में। अब हमने माना इसमें 3 आया, 3 आया तो इसमें 1 आ सकता है, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, और 3 4, 3 5 और 3 6 भी हो सकता है। इस प्रकार से क्या होगा, 4 1 4 2 4 5 इस प्रकार से, फिर 5 1 ऐसे, फिर 6 1, सारी घटनाएं बन सकती हैं। इसका मतलब 6 6 12 36 18 24 25 26 36 कितनी घटनाएं बनेंगी, जाके 2 पासे को उछालने पर 36 घटनाएं बनेंगी। अगर एक पासा को उछालेंगे तो 6 घटना, और 2 पासे को उछालेंगे तो 36 घटनाएं बन सकती हैं। इसका मतलब अगर हम पासे को उछालें तो 6 की पावर n घटनाएं बन सकती हैं। कितनी बन सकती हैं, 6 की पावर n घटनाएं बन सकती हैं। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, आगे बात करेंगे हम लोग। आइए अब देखते हैं, अगला एक टॉपिक है, हाँ अगला टॉपिक क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक। माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात करना है, तो हमने आपको बता भी रखा है, ये 3rd सेमेस्टर में भी हमने आपको कुछ पढ़ाया है, ठीक है। इसकी टॉपिक पर त्रिकोणमिति पर पढ़ेंगे, साइन कॉस टैन, किसका पढ़ेंगे, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट, यही 6 टेक्नोमेट्री अनुपात होते हैं। टेक्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 टेक्नोमेट्री रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर दैट क्या है, लंबवर्ती बेलन के बारे में पढ़ेंगे और शंख के बारे में पढ़ेंगे। तो बेलन आपको पता है कि ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे बनता है ना बेलन। शंख की बात करें तो टोपी के जैसा बनता है, बर्थडे टोपी की तरह। बात करेंगे विस्तृत रूप से बाद में, इन पे आयतन पर बात करेंगे और इनके संपूर्ण पृष्ठ पर बात करेंगे, क्योंकि बेलन का आयतन क्या होता है और शंख का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और आयतन क्या होता है। फिर अगली बात करेंगे वर्ग का समीकरण, एक्स स्क्वायर बराबर के, और जैसे मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर बराबर 4, ठीक है, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, +-2 आएगा। जैसे कह दिया गया कि वाई एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो एक्स बराबर क्या आएगा, +-4 आएगा। और इस प्रकार से कोई एक समीकरण होगा, जैसे कह दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से, तो आप क्या करेंगे, इसको x प्लस 3 आ जाएगा और एक आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होंगे जिनका गुणनखंड हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, कुछ ये थे हमारे पॉइंट, कुछ चैप्टर और हैं, अब हम आपको लिखकर बता रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक जो है, दो अज्ञात राशियों वाले रेखीय समीकरण। दो अज्ञात राशियों वाले मतलब क्या, जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 15 दे दिया गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दे दिया गया। इसका मतलब x और y के मान ज्ञात करना होता है, ऐसे समीकरणों को ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम लोग। वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध जानेंगे कि वृत्त की परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है। वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज का अर्थ इसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध, मतलब एक चतुर्भुज के बारे में विस्तृत जानकारी हमको प्राप्त करनी है। और उसी में क्या ज्ञात करना है, चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानना है, आयत के बारे में जानना है, वर्ग के बारे में जानना है, और समचतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में, समलंब के बारे में और उनके प्रगुणों के बारे में भी जानना है। तो अब उसके बाद क्या बात करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज और चक्रीय बिंदु की अवधारणा। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में भी हमको सीखना है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है और ये कैसे बनता है और इस पर क्या क्या इसकी अवधारणाएं होती हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, 1 by 1 सभी टॉपिक्स को हम लोग टच करेंगे और डेफिनेटली जल्द से जल्द हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो ओके दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ये था हमारा सिलेबस, और क्योंकि
क्योंकि अगर हम कोई भी चीज पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टारगेट है, पहले तो हमको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए ना, हमको कहां तक जाना, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो ये हमको जो होना जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बात करते हैं अब अगले टॉपिक पर। हाँ, कितने टॉपिक हमारे यहाँ? 19 टॉपिक है। 19 टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे डे बाय डे, और धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।